हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा वीडियो नंबर 68 जो कि चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 6 होगा। और साथ ही साथ ये चैप्टर नंबर पार्ट 6 थोड़ा सही से लिख देता हूँ। पार्ट 6 होगा और साथ ही साथ ये चैप्टर नंबर 15 का लास्ट पार्ट भी होगा। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारी एक भी वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक के पार्ट 5 तक की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस पीडीएफ का लिंक भी एज यूजुअल डाल दूंगा, ताकि आप इस पीडीएफ को भी खुद से डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नंबर 68। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201, वो यह है कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस चीज पर? सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार का विकास, या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन? तो वैश्विक गांव जो है वो मतलब था परिवहन एवं संचार का विकास। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं तो उससे हम एक ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव बना सकते हैं। जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। मार्शल मैक्लुहॉन ने वैश्विक गांव की भविष्यवाणी की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैश्विक गांव शब्द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के माध्यम से पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी पूरी दुनिया डिजिटली क्या हो, कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, अंतरराष्ट्रीय नीति क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप में निम्न के साथ समान बताया जाए? राजनैतिक सहभागिता, न्यायिक सुधार, रणनीतिक चयन, या फिर आर्थिक सुरक्षा? तो अंतरराष्ट्रीय नीति क्रियाओं में से रणनीतिक चयन जो है, ये एक ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप में निम्न के साथ समान बताया जा सके। तो रणनीतिक चयन जो है ये थोड़ा सा अलग पॉइंट बन जाता है। रणनीतिक चयन यानी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस अंतरराष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में एक ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जो महिला सशक्तिकरण से परोक्ष रूप से संबंधित यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। रणनीतिक चयन समाज शास्त्र का एक संगठनात्मक सिद्धांत है जो नेताओं या प्रमुख समूहों में एक गतिशील राजनीतिक प्रक्रिया के विकल्प के रूप में एक संगठन को प्रभावित करने में उनकी भूमिका का वर्णन करता है। जबकि राजनीतिक सहभागिता, न्यायिक सुधार और आर्थिक सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, पर स्ट्रेटेजिक चॉइस बिल्कुल संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1203, कथन एक, लीमैन ब्रदर्स यूएस की एक निवेश बैंकिंग कंपनी है, लीमैन ब्रदर्स ने सितंबर 2008 में दिवालियापन संरक्षण अध्याय 11 दायर की। इसका रीजन क्या था? सब प्राइम लैंडिंग, उत्तम से कम उधार, वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक थी। तो 2008 की जो बात हो रही है, तो 2008 में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि एक बार हमने रिसेशन को देखा था। ठीक है, मंदी को देखा था, आर्थिक मंदी को देखा था। तो ये उसी का है। इसका कथन भी बिल्कुल सही है और इसका कारण भी बिल्कुल सही है। ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और कथन जो है वो कारण से रिलेट भी करता है। सब प्राइम ऋण संकट के कारण ही अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा निवेश बैंक और तथा वर्ष 2008 में विश्व का सफलतम निवेश बैंक लीमैन ब्रदर्स दिवालिया घोषित हो गया। सब प्राइम संकट के कारण विश्व की सभी वित्तीय संस्थाओं को अगस्त 2008 तक कुल 501 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ। मैं उस टाइम पे मुझे अभी पता है इसका बहुत बड़ा असर हमें भी देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 204, विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? कितना प्रतिशत है? सिंपल सी वह है कितना प्रतिशत है? 4%, 1.5%, 11% या 7.9%? तो विश्व के जो टोटल जल संसाधन है उसका 4% भारत के पास उपलब्ध है। विश्व के जल संसाधनों का लगभग 4% भारत के पास उपलब्ध है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर किसके पास? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात जो है वो उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे उस बारे में बात कर रहा है। भारत में तत्कालीन संदर्भ में उत्तर प्रदेश जल विद्युत विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्य था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से झारखंड राज्य
सॉरी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, झारखंड बोल, उत्तराखंड राज्य के अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के अधिकांश जल विद्युत उत्पादन केंद्रों के उत्तराखंड में चले जाने के कारण जल विद्युत विकास की दृष्टि से अब उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन गया। 1998 में ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन क्योंकि 2000 में उत्तराखंड और ये अलग अलग हुए, तो अब उत्तराखंड सबसे अच्छा अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 206, वह देश जहां विश्व के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है, सबसे ज्यादा गंदगी कहां से होता है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो डेनमार्क है जहां पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है। घरेलू अपशिष्ट सृजन में डेनमार्क पहले स्थान पर था, कब? 2008 की बात कर रहे तो। लेकिन अगर अक्टूबर 2020 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में सर्वाधिक कहां पर हुआ है? यूएसए में हुआ है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 207, कमैया प्रणाली है नेपाल में नहरों की एक व्यवस्था जो असिंचित भूमि को आच्छादित करती है। नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। असम में चाय बागान में श्रमिकों हेतु ठेके की एक व्यवस्था, या फिर बंदरगाहों पर माल चढ़ाने और उतारने वाले श्रमिकों की एक प्रणाली। तो ये जो कमैया प्रणाली है, ये नेपाल में एक प्रणाली है जिसे एक मजदूर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ये है इसमें। ठीक है, कमैया प्रणाली नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली है जो नेपाली सरकार द्वारा समाप्त घोषित किए जाने के बावजूद मंत्रियों एवं नौकरशाहों द्वारा बदस्तूर जारी है। यानी कि इसमें वही हो गया कि अगर आप श्रमिक घर से हो तो आप श्रमिक ही बनोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 208, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? ये नेट मीटरिंग वर्ड जो है, परिवार उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग, रसोई घरों में अप्लाइड नेचुरल गैस। एक्चुअली मुझे जहां तक याद है वो नेट मीटरिंग जो है ना वो सौर ऊर्जा से ही रिलेटेड है, ए होना चाहिए करेक्ट, बट लेट्स सी। ठीक है, ओ एक ही सही है, ठीक है। मोटर गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाना, या फिर शहरी घरों में, तो हमने देख लिया सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, नेट मीटरिंग एक बिलिंग प्रणाली है जिसके तहत अपनी छत पर सोलर प्लांट से बनाई हुई बिजली की ग्रिड को बेचकर उसके बदले में क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सोलर प्लांट के साथ एक मीटर लगाया जाता है। यह मीटर बिजली वितरण कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जिसे डिस्कॉम कनेक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। सोलर प्लांट में कितनी बिजली बनी, कितनी खपत हुई, कितनी ग्रिड में गई, मीटर में सबका हिसाब होता है। इससे यह भी हिसाब होता है कि उपभोक्ता ने डिस्कॉम से कितनी बिजली ली। अर्थात नेट मीटरिंग से बिल तो कम होता ही है, बची हुई बिजली से कमाई भी होती है। क्वेश्चन नंबर 209, विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन कितना है? यानी अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं एटॉमिक तरीके से बिजली बनाने की बात, तो एटॉमिक पावर से बिजली बनाना, तो उस हिसाब से भारत कितना परसेंट बना रहा है? तो भारत लगभग 1%। जिस टाइम की क्वेश्चन की बात है उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, 1999 के हिसाब से, अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प बी सत्य है। मार्च 2021 में उद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में कुल 2657 टेरावाट घंटा परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जा चुका है। उक्त अवधि में, यानी ये जो दे रखा है 2019 में, भारत में लगभग 40 टेरावाट घंटा परमाणु विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अतः विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन में भारत का हिस्सा अब लगभग 1.5% है, जबकि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत उत्पादन का योगदान लगभग 2% है। क्वेश्चन नंबर 210, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में दिखाइए। ओके, कि भारत जो जो राज्य दे रखे हैं उसमें से कुल विद्युत उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2000 का है तो उस टाइम पे जो हमारे पास आंकड़े थे वो करेक्ट नहीं थे। अभी थोड़े आंकड़े जो है चेंज हो चुके हैं, तो इसीलिए इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन में डायरेक्ट चुनाव नहीं कर सकता, पर अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रश्नकाल के संदर्भ में आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, यानी उपलब्ध नहीं थे, अनुपलब्धता के कारण परिणाम स्वरूप निश्चित विकल्पों का चुनाव नहीं किया जा सका है। वर्तमान में नवंबर अंत 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार उपयुक्त राज्यों में से कुल विद्युत
उत्पादन जो रहा है वो कुछ इस तरीके से है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे विद 43,745.35 मेगावाट, गुजरात 36,505.34 मेगावाट, तमिलनाडु 32,970.19 मेगावाट और उत्तर प्रदेश 26,308.75 मेगावाट। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार वर्तमान की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1, गुजरात नंबर 2, तमिलनाडु नंबर 3 और उत्तर प्रदेश नंबर 4 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 11, भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग लगभग कितना है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, एक साल में एक व्यक्ति लगभग कितना कर लेता है? 150 किलोवाट पर आवर, 250 किलोवाट पर आवर, या फिर 350 या फिर 500? तो 500 जो है वो अभी है, 1998 की बात करें, अभी तो थोड़ा और बढ़ गया है। ठीक है, प्रश्न काल में डी सही था। भारत सरकार द्वारा 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए उसमें मार्च अंत 2020 तक प्रति व्यक्ति जो है वो 1208 किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग रहे हैं, KWH, यानी कि 1208 KWH प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अभी हमारा है। क्वेश्चन नंबर 212, अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की थी। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? 2008 की रणनीति है ये, तो 2008, 2009, 2010, 2012, तो ये 2009 तक की बात थी। ये योजना 2006 में चालू की गई थी कि 2009 तक सभी घरों में बिजली पहुंचे, पता नहीं कब तक पहुंचेगी। भारत सरकार ने 23 अगस्त 2006 को ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की थी। इस नीति का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए कि सभी ग्रामीण घरों में वर्ष 2009 तक विद्युत उपलब्ध कराना, जो कि हुआ नहीं था। उचित मूल्य पर समुचित गुणवत्तापूर्ण विद्युत ग्रामीण घरों में उपलब्ध कराना। ओके, वर्ष 2012 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में 1 यूनिट प्रतिदिन का न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित करके भैया कम से कम 1 यूनिट एक घर तो जरूर उठाए। क्वेश्चन नंबर 213, केंद्रीय बजट 2006-7 के अनुसार कब तक सरकार विद्युत उत्पादन क्षमता 15,000 मेगावाट्स बढ़ाने का ध्येय रखती है? 2007, 2008, 2009, 2010, 2005 का ये क्वेश्चन था। उस टाइम के हिसाब से 2007 तक ये रखा गया था कि 15,000 मेगावाट्स जो है विद्युत जो है उत्पादन कर लेगी भारत सरकार। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 तक जो है विद्युत की संस्थापित क्षमता जो है कितनी हो गई है? 3,79,130, 3,79,130 मेगावाट। अब ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये यहाँ पर दे रखा है, मैं पूरा का पूरा पढ़ ही देता हूँ, चलो छोड़ो। राज्यों का हिस्सा हो गया 96,187 जो कि 25% है इसका। केंद्रीय हिस्सा है 1,03,628 जो कि 27.5% है। निजी क्षेत्रों को टोटल 1,79,315 जो कि पूरे का 47.3% है। तो इस हिसाब से कुल कितना हो गया? 3,79,130, 100%। इसमें से अगर ये तो हम क्षेत्र वाइज करते हैं कि किस राज्य को कितना मिलता है, किस क्षेत्र को कितना ज्यादा बिजली जो है मिलती है। अगर हम ईंधन के हिसाब से बात करें तो थर्मल के अंदर आता है हमारा, थर्मल से हमारा कितना मेगावाट बनता है? 2,33,171 मेगावाट जो कि 61.5 है। ये पूरा थर्मल से होता है। कोयले से 2,01,085 जो कि 53% के करीब है। लिग्नाइट से 6,620 जो 1.7% के करीब है। गैस से 24,975 जो 6.6 के करीब है। डीजल से 510 जो कि 0.1 के करीब है। हाइड्रो से 46,209 जो कि 12.2 के करीब है। नाभिकीय से 6,780 जो कि 1.8% के करीब है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से 91,154 जो कि 24.5% है। तो इस तरीके से 3,79,130 जो है 100%। इस तरीके से किस ईंधन से कितनी बिजली बनती है वो उसका हिसाब ये, और किसको कितने क्षेत्र में भेजा जाता है उसका हिसाब किताब यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214, दिसंबर 2011 में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश लगभग कितना था? 11%, 8%, 5% या 2%? तो प्रश्नकाल के हिसाब से, क्योंकि प्रश्नकाल 2012 का है, तो उस हिसाब से विकल्प ए सही है, यानी कि 11% सही है। लेकिन मार्च अंत 2021 तक की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 91,154 मेगावाट के स्तर तक पहुंच गई है, जो कि भारत की कुल कुल ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 3,79,130 मेगावाट का कुछ 24.5% है। ठीक है, तो नवीकरणीय 2011 में 11% थी, अभी फिलहाल कितनी है? 24.5%। 215, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान
राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो अभी हमारी राष्ट्रीय विद्युत नीति चल रही है इनमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है। अगले 5 वर्षों में सभी परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, 2005 की बात चल रही है तो ये तो उद्देश्य था। 2012 तक विद्युत शक्ति की मांग को पूरा करना, ये भी उद्देश्य था। उपभोक्ता के हित की रक्षा, ये भी था। प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना, ये कभी उद्देश्य नहीं रहा है। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2002 से 7 में प्रति व्यक्ति विद्युत की कीमत को कम करने का लक्ष्य नहीं है, जबकि उपरोक्त तीनों राष्ट्रीय विद्युत योजना एनईपी की उद्देशिका में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 216, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है। तेजी, वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय और उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप। सुस्ती, धीमी गति से व्यावसायिक क्रियाकलाप के साथ उत्पादन रोजगार में क्रमशः गिरावट। मंदी, अल्प रोजगार, बेरोजगारी एवं आय उत्पादन रोजगार में तीव्र गिरावट। सुधार, मूल्य आय उत्पादन स्तर पर सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। देखो अगर ढंग से देखोगे ना तो सुधार जो तेजी होती है उसका मतलब ही यही है कि वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय उत्पादन और रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक क्रियाकलाप हो, तो ये तेजी कहलाती है। सुस्ती का मतलब यही है धीमी गति से रोजगार की गिरावट। मंदी का भी यही है और सुधार भी बिल्कुल सही दे रखा है, यानी ये आमने सामने ही करेक्ट दे रखे हैं। तो इस हिसाब से ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय और उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तरीय व्यवसायिक क्रियाकलाप क्या कहलाता है? तेजी। इसी तरह धीमी गति पर व्यवसायिक कार्यकलाप क्या कहलाएगा? सुस्ती। अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ होता है अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, ठीक है, और उसमें तीव्र गिरावट। जबकि मूल्य आय उत्पादन का रोजगार सामान्य स्तर पर लगातार वृद्धि, ये जो है ये सुधार के मानदंड है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमारे सारे करेक्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्षेत्रीय विषमता अत्यधिक है और हाल के वर्षों में बढ़ती ही रही है क्योंकि केवल चुने गए स्थलों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र कृषि जलवायवी रूप से विकास किए जाने को कम अनुकूल है। कुछ क्षेत्र कृषि जलवायु के हिसाब से विकास के लिए कम अनुकूल है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अनभिमुख बने हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों का अभाव समान बना रहता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्र निरंतर राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं कि भैया क्षेत्रीय विषमता क्यों बनी हुई है। इसका मतलब 1 2 3 करेक्ट है, तो यानी ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 4th पॉइंट नहीं होगा। यही है। विकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों का सह अस्तित्व तथा प्रत्येक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से भिन्नता को ही क्षेत्रीय विषमता कहते हैं। जहां एक और पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु आर्थिक दृष्टि से अग्रगामी राज्य, वहीं पर मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार आदि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं। भारत में इस क्षेत्रीय विषमता के लिए जो ऊपर के 3 कारण है वही उत्तरदायी है, चौथा नहीं है। 218, एग मार्क का संबंध किससे? संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो एग मार्क जो है वो गुणवत्ता से आता है। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, 2013 का है। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। यह उत्पाद भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। एग मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अधीन किया जाता है और ये ज्ञातव्य है कि इसे वर्ष 1986 में संशोधित किया गया था। 1937 में चल रहा है और 1986 में इसे एक बार संशोधित भी किया गया है। 219, एग मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति? बिल्कुल नहीं। कृषकों के लिए एक सहकारी तो है ही नहीं। अंडों के एक विनियमित यानी रेगुलेटेड मंडी भी नहीं है ये। गुणवत्ता गारंटी की मोहर, हाँ मोहर है ये। एग मार्क का तो निशान ही होता है ना, इस टाइप का कुछ बना हुआ, जहां तक मुझे याद है कुछ इस टाइप का निशान होता है ये ऐसे बना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? पूर्वी पश्चिम बोला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट इसको अलग कर देंगे, उस पर चले जाएंगे बिल्कुल
ईस्टर्न पॉइंट पे, पर ये एक्चुअली सिलचर से है जो कि गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। तो ए वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था, स्वर्णिम चतुर्भुज वाला आया था क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड था, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ रहा था इस टाइप से। फिर मैंने बताया था कि ऐसे दो गलियारे भी हैं जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को जोड़ते हैं। तो पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से, तथा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये दोनों गलियारे झांसी में एक दूसरे को, यानी इस जगह झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो देश के 4 बड़े जो महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको संयोजित करता है, यानी इनके साथ इनको जोड़ता है। काफी अच्छी परियोजना थी ये। क्वेश्चन नंबर 221, भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से? स्वर्ण त्रिभुज, वो चतुर्भुज है, ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो स्वर्ण त्रिभुज के अंदर हमारे पास आगरा, दिल्ली और जयपुर आते हैं। ए ही करेक्ट है। मथुरा, आगरा, ग्वालियर नहीं आते, आगरा, कानपुर और ये नहीं आते। आगरा, दिल्ली और जयपुर ये तीनों आते हैं। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली और जयपुर सम्मिलित है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा और जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण ही यह नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 222, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहां से? चीन से, जापान से, रूस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात जो है चीन से मिलता है। प्रश्नकाल की अगर हम बात करते हैं तो 2011 की, तो प्रश्नकाल में विश्व में 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन चीन से प्राप्त होता था। स्टील स्टैटिकल ईयरबुक 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन 1875.2 मिलियन टन है और चीन की इसकी हिस्सेदारी 996.3 मिलियन टन है, जो कि लगभग 53.1% यानी आधे से भी ज्यादा। जबकि भारत द्वारा वर्ष 2019 में कुल 111.35 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया गया, जो कि कुल इस्पात का केवल, यानी इस वाले का कुल 5.9% ही है। तो चाइना कच्चे माल का 53% और भारत जो है वो कच्चे माल में 5.9, कच्चे इस्पात में, पूरा कच्चा माल नहीं, कच्चे इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ये तो बात तो सच है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये बात भी बिल्कुल सच है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था 11वीं क्लास का। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, बिल्कुल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का तो था ही नहीं, कच्चा माल उठा के ले जाते थे यहाँ से। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये बात बिल्कुल सही है, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया, क्योंकि यही बात सही नहीं है। भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन का उपनिवेश था। पूर्व यानी कि 1947 से पहले हम किसके आते? उपनिवेशी थे ना। भारत ब्रिटेन उपनिवेश की शुरुआत 1757 ईस्वी में हुई, जब प्लासी युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन बनी रही। औपनिवेशवाद का लक्ष्य भारत का ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करने की थी, जिससे इसका आसानी से शोषण किया जा सके। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत का एक ऐसे औपनिवेश की भूमिका अदा करनी थी जो ब्रिटेन की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराता रहे। भारत को औद्योगिक पूंजी के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय शिल्प उद्योग को नष्ट कर कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित करना अंग्रेजों की एक निश्चित नीति का अंग था। अतः पूछे गए प्रश्नों के अनुसार विकल्प सी सही है, क्योंकि भारत ब्रिटिश काल में विनिर्मित माल का आपूर्तिकर्ता ना होकर के कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता था। क्वेश्चन नंबर 224, अथावाना का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर या वाणिज्यिक कर? तो अथावाना जो है वो एक भू राजस्व विभाग था। मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को अथावाना कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में एक कुशल भू राजस्व प्रणाली लागू थी, जिसके अंतर्गत भूधारिता का वर्गीकरण, जलमग्न भूमि, असिंचित भूमि, बगीचा इत्यादि कर उस हिसाब से उन भूमियों पर लगान आरोपित किया जाता है, यानी कि किस टाइप की भूमि है उसी हिसाब का लगान लगाया जाएगा, उसी हिसाब का टैक्स लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन वर्ष 1997 में हुआ। भारतीय दूरसंचार
विनियामक प्राधिकरण TRAI का गठन वर्ष 2000 में हुआ। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स में से बात करूं कि कौन सा सही है, तो केवल पहला पॉइंट ही सही है कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। ये वाला पॉइंट सही है, बाकी सारे गलत है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार भारत में डाकघरों की संख्या 1,55,618 थी। यह 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 1,54,979 है, यानी कि अब कम हो गए हमारे पास। अब कम हो गए ना, 31 मार्च 2010 में क्या हो गए, कम हो गए। भारतीय डाकघरों ने 1 अक्टूबर 2004 को अपना 150 वर्ष, यानी कि ये 1 अक्टूबर 1954 से शुरू हुए थे, तो 150 वर्ष पूरे किए थे। भारतीय डाकघर विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। इस प्रकार कथन एक सत्य है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का गठन 1 अक्टूबर 2000 को पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा दूरसंचार विभाग के निगमीकरण से हुआ था। इस प्रकार कथन दो गलत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI का गठन वर्ष 1997 में हुआ था, ना कि 2000 में, इसलिए ये वाला भी गलत होगा। तो केवल पहला पॉइंट सही था, बाकी दोनों गलत थे। 2026 ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित में किस क्षेत्र का नियामक था? तो हमें पता है दूरसंचार का ही होगा, ये तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ट्राई तो दूरसंचार के लिए है ना, यातायात पर्यटन और तकनीकी शिक्षा से तो इसका लेना देना है नहीं। दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाएं जो कि पूर्व में केंद्रीय सरकार में निहित थी को विनियमित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना हुई, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता है। ट्राई का मिशन है देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए ऐसी नीति और ऐसी गति से परिस्थितियों सृजित और संपोषित करना जो भारत को उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए समर्थ बना सके। इसका प्रमुख उद्देश्य एक उचित और पारदर्शी नीति एवं वातावरण प्रदान करना है जो सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करना और समुचित प्रतिस्पर्धा को आसान बनाए। तो इसका ये सारे काम है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि भैया एक वातावरण बनाए जो सभी के लिए समान अवसर लेकर के आए और उचित प्रतिस्पर्धा भी लेकर के आए। क्वेश्चन नंबर 227, कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए किस बैंक को एशियन बैंकिंग अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनिमय निगम यानी ICICI, HDFC या फिर SBI। तो एशियन बैंक का अवार्ड 2001 में दिया गया था IDBI को। 2002 का क्वेश्चन है। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को एशियन बैंकिंग अवार्ड 2001 प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 228, फरवरी 2001 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैप्था क्रैकर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या फिर उड़ीसा। तो नैप्था क्रैकर प्लांट जो है वो हरियाणा में लगाया गया। 2011 की बात कर रहे हैं। तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने पानीपत हरियाणा सॉरी पानीपत हरियाणा स्थित भारत के सबसे बड़े नैप्था क्रैकर प्लांट को 15 फरवरी 2011 को राष्ट्र को समर्पित किया। 14,439 करोड़ की लागत से निर्मित यह इकाई 8 लाख TPA एथिलीन का निर्माण करेगी। क्वेश्चन नंबर 229, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या 321 लीटर। तो एक बैरल में 159 लीटर आता है। तेल का एक बैरल 12 अमेरिकी गैलन या फिर 158.9873 लीटर लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। PVR सिनेमा का पूरा नाम क्या है? तो ये एक्चुअली ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, प्रिया विलेज रोड शो। PVR का यही है फुल फॉर्म, प्रिया विलेज रोड शो, ये पूरा सही नाम है इसका। प्रियम नहीं है, पार्वती नहीं है, प्रियम नहीं है, प्रिया विलेज रोड शो। वर्ष 1995 में प्रिया एक्सबिटर प्राइवेट लिमिटेड, हाँ एक्सबिटर प्राइवेट लिमिटेड और विलेज रोड शो लिमिटेड
लिमिटेड ने मिलकर के वर्ष 1997 में साकेत में प्रथम पीवीआर मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया। पीवीआर का पूरा नाम प्रिया विलेज रोड शो ही है। तो कौन कौन से थे? प्रिया एक्सबिटरीज प्राइवेट लिमिटेड और विलेज रोड शो, ये दो कंपनियां मिली और पीवीआर यानी कि प्रिया विलेज रोड शो चालू किया इन्होंने 1997 में। दिल्ली के साकेत में पहला खोला था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 231, किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रतिमान के अंतर्गत भारत की सब प्रथम रेलवे लाइन बनाई जा रही है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो सबसे पहले जो राज्य जिसके अंदर पीपीपी के अंदर रेलवे लाइन बनाई जा रही है वो है गुजरात। 2015 का क्वेश्चन है। गुजरात में प्रथम सरकारी निजी सहभागिता प्रतिमान पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निर्मित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन 14 जुलाई 2015 को राष्ट्र को समर्पित की गई। यह रेल लाइन गांधी धाम को टूना टोकरा पार्ट से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 232, अदम्य चेतना ट्रस्ट हैवल्स इंडिया लिमिटेड अदम्य चेतना ट्रस्ट हैवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और डीएससी एलकोटा श्रीराम ग्रुप और आदि ट्रस्ट कॉर्पोरेट संबंधित है किस चीज से? हस्तशिल्प एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन से? नहीं, हैवल्स से तो नहीं है। मिड डे मील राजस्थान में संरचना विकास से? नहीं। राजस्थान विशेष नहीं 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 एक्चुअली हाँ, ये मिड डे मील से ही है। हैवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, डीएससीएल कोटा श्रीराम ग्रुप, ये जितने भी ट्रस्ट है ना और ये अदम्य चेतना ट्रस्ट, ये सारे मिड डे मील से संबंधित है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अदम्य चेतना ग्रुप बेंगलोर, हैवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, डीएससीएल कोटा श्रीराम ग्रुप आदि जितने भी है ये सारे मिड डे मील योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 233, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अनपरिमिश्रित हो, प्रोटीन संबंध है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है या फिर आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। तो इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से, इको तो वैसे भी पर्यावरण के लिए ही होगा ना, तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई। इसका लोगो एक मिट्टी का बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 234, राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सतशील सम्मिलित विकास हो? पर्यटन, पशुपालन, खनन या उद्योग? तो राजस्थान का जो भौगोलिक पर्यावरण है उसके हिसाब से पर्यटन को दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति एवं संस्कृति की दृष्टि को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र में स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सतत समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 235, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? 2008 की बात कर रहे हैं, वर्तमान का मतलब उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन या फिर खनिज संपदा। तो बिहार में गरीबी भी अभी तक इसीलिए क्योंकि मेन अभी तक वहां पर कृषि ही है, उद्योग तो ज्यादा है ही नहीं वहां पर। विभाजित बिहार राज्य में आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। ठीक है अभी भी। क्वेश्चन 236, वह देश जिसमें आउटसोर्सिंग के संबंध में एक बड़ा विवाद फूट पड़ा है वह कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या यूएसए? तो आउटसोर्सिंग को लेकर के 2002 में एक बहुत बड़ा विवाद आया था, यूएसए के अंदर आया था। आउटसोर्सिंग का अर्थ है किसी तीसरी पार्टी द्वारा कार्य निष्पादन करवाना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। भारत में इसके फलने फूलने का एक कारण भारत में संचार क्रांति के साथ साथ अमेरिका का टाइम जोन भी है। आउटसोर्सिंग वर्ष 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। भारत में इस व्यवस्था का पदार्पण वर्ष 2000 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? ओके, बेनिलक्स ओके। बेल्जियम, डेनमार्क है, नहीं आएगा। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेनिलक्स चल गया, यही होगा। फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे बैनी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेनेलिक्स यूरोपीय देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक समूह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, अब पैकेजिंग सवेस्टन की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि पैकेजिंग की अब क्यों बढ़ गई है महत्ता? यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो पहले भी करता था। यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है, ये भी एक रीजन है। यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, बिल्कुल सही।
यह उपरोक्त सभी प्रदान करता है, तो ये तो बिल्कुल ही सही, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऑल ऑफ द अबव बोल दिया तो ऑल ऑफ द अबव तो है ही, सारे रीजन है, पैकिंग इसीलिए होती है हमारी। वर्तमान में पैकिंग की महत्वता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षित, आकर्षक और विश्वसनीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 239, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है या कौन से सही है। सब प्राइम संकट जिसमें यूएस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अचानक तेल के मूल्यों में वृद्धि का कारण थी। ओके, वैसे ये रीजन नहीं है। संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सही थी। इसके कारण यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी पढ़ा था। और सब प्राइम संकट में भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया, मैंने कहा था इसका हम पे भी असर देखने को बहुत मिला था। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट है, 2, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन होगा हमारा। यूएस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला सब प्राइम संकट वहां के घरेलू क्षेत्र में, रियल एस्टेट क्षेत्र में आई मंदी से प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 तीनों ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भरी एलपीजी का भार किलोग्राम में होता है। गैर घरेलू यानी नॉन डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक जो होता है वो 19 किलो का होता है, सीधा सीधा है, ये तो हमें पता। जो घर वाला होता है 14.2 केजी का होता है, जो वैसा होता है वो 19 केजी का होता है, ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा। गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भरी एलपीजी का भार 19 किलोग्राम होता है, जबकि घरेलू वालों के लिए 14 किलो 200 ग्राम होता है। तभी 30 किलो देखना चाहते हैं ना हम। तो देखो, वैसे तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 240 तक कर चुका हूं, तो 40 क्वेश्चन का सेट पूरा हो चुका है। पर बात यह है कि अब ना सिर्फ लास्ट के 8 क्वेश्चन बच गए हैं। अगर मैं लास्ट के 8 क्वेश्चन करवा देता हूं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मुझे 10 मिनट और दो, और मैं 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है। तो हम बात है क्वेश्चन नंबर 241 पे। निम्न 4 देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है, यानी मार्केट कैप ज्यादा है और जीडीपी कम है। यूएसए, भारत, चीन और जापान। तो इनमें से भारत जो है वो एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसका मार्केट कैप जो है उसकी जीडीपी से अधिक है। भारतीय कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 22 मई 2007 को इसके जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद स्तर को पार कर गया। 8 जनवरी 2008 को यह जीडीपी स्तर से 1.8 गुना बढ़ करके, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, 74,48,000 करोड़ हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242, एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस में एकीकरण के बाद नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? इंडियन एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या फिर इंडो एयर। तो एयर इंडिया ये जानी जाती है हमारी, सी एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। जिसे आप लोगों को पता भी है कि अभी हमारी एयर इंडिया को टाटा ग्रुप्स ने खरीद भी लिया है। अभी ये न्यूज में काफी ज्यादा थी, दोबारा से रतन टाटा की कंपनी ने खरीद लिया, टाटा कंपनी ने खरीद लिया था। तो एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई कंपनी एयर इंडिया के नाम से ही जानी जाती है। एयर इंडिया की स्थापना जेआरडी टाटा ने जुलाई 1932 में की थी, और दोबारा से टाटा ने ही इसको टेक ओवर किया है, खरीद ही लिया है पूरा। 243, ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया, संबंधित था किस चीज से? समुद्री यात्रा से, हवाई यात्रा से, रेल यात्रा से या सड़क यात्रा से? तो ट्रांजैक्शन शुल्क यह हवाई यात्रा में था, इसको रोक दिया गया है 2013 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी के जैन और मदन बी लोकुर की न्यायपीठ ने 23 जनवरी 2013 को दिए गए अपने आदेश में एयरलाइंस कंपनियों द्वारा ग्राहकों से लिए जाने वाले हवाई किराए पर किसी तरह के ट्रांजैक्शन शुल्क पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 244, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किस चीज से है? टेलीकॉम कंपनियों की देयता के समायोजन से, समान कीमत बनाए रखने के लिए तेल संशोधन कंपनियों से, लेखों के सामंजस्य से, छूत की बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की मदद हेतु, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता पहुंचाने हेतु। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो है वो टेलीकॉम कंपनियों की देयताओं के समायोजन से है। ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन यूएसओएफ का संबंध टेलीकॉम कंपनियों की देयताओं के समायोजन से है। क्वेश्चन नंबर 245, कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किन मामलों से संबंधित है? अफ्रीकी संघ से, ब्राजील से, यूरोपीय संघ से या चीन से? ये चीन से संबंधित है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। वन बेल्ट, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, वन बेल्ट वन रोड, ये थोड़ा ज्यादा ही था ये।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट एंड वन रोड OBOR पहल जनवादी गणराज्य चीन का एक आर्थिक रणनीति एजेंडा है जिसके माध्यम से चीन को यूरोप, अफ्रीका और ओसेनिया से जोड़ने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल के दो भाग कंपोनेंट्स है, पहला भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक पेटी सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा समुद्री आधारित मैरीटाइम सिल्क रोड यानी कि MSR। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, यमुना एक्सप्रेसवे है, अरे अपना DND यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। DND मजाक करो, DND नहीं है, यमुना एक्सप्रेसवे एक अलग से ही है पूरा का पूरा। ये DND मैं गलत बोल रहा हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है, लखनऊ से आगरा तक नहीं, ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये 165 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के दो शहरों ग्रेटर नोएडा एवं आगरा को जोड़ता है और काफी अच्छे से रोड है ये, काफी ज्यादा अच्छा रोड है, काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है अगर आप इसे ले लेते हैं तो। भारत को कितने पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 7 या 8? तो भारत को 8 पिन क्षेत्रों में किया गया है। भारत में कुल 9 पिन पोस्टल इंडेक्स क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिनमें से 8 पिन क्षेत्र भारत के राज्य संघीय क्षेत्रों में संबंधित है और 9वां पिन क्षेत्र जो है वो आर्मी पोस्टल APO एवं फील्ड पोस्ट ऑफिस FPO के लिए है। राज्यों संघीय क्षेत्रों के लिए पिन क्षेत्रों के आधार पर इस प्रश्न का जो है विकल्प D होगा। वैसे टोटल 9 है। और अब फाइनली हमारे चैप्टर नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन 248, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यायस्थिता के सिद्धांत पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में अंतर्निहित 9वीं अनुसूची में है। 60वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में नागरिकों के मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। या फिर 1982 में मेधा पाटकर ने शेतकारी संगठन का गठन किया था। इन कथनों में से अगर हम बात करते तो केवल कथन 1 और कथन 2 ही सही है, 3 और 4 सही नहीं है, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यायस्थिता यानी ट्रस्टशिप पे संबंधित है, यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यह भी सही बात है। इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई है। भारतीय नागरिकों के मतदान की आयु को 61वें संविधान संशोधन में किया गया था, ना कि 60वें में, 61वें में किया गया था। 1988 में 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और शेतकारी संगठन का गठन शरद जोशी के द्वारा किया गया था 1979 में, महाराष्ट्र में किया गया था, ना कि मेधा पाटकर। किसने किया था? शरद जोशी ने। तो इस हिसाब से तीसरा और चौथा गलत है, बाकी की सही है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 आज होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हमारी रीच दूर तक पहुंचे। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है जिससे मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा बना सकूं, या कोई सजेशन है कि मैं ये चीज़ें करनी चाहिए मुझे अपने वीडियोस में, या आपके पास कोई कंप्लेन है कि मुझे ये सुधारना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि अपने वीडियोस को मैं और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और मैं जल्दी चैप्टर नंबर 16 के साथ आता हूं। तब तक बी सेफ, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।